हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लोकुश राज और आज हम इस वीडियो में टॉप 100 सीरीज के पार्ट 3 में संविधान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। पहला ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ये वर्ड ध्यान रखना, विशेष रूप से, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। चौथा कह रहा है देश में विधि के शासन के परिवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो देखो, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, केवल इसमें यहाँ पे विशेष रूप से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर प्रत्याभूत अभिव्यक्ति व्यापक स्वातंत्र्य के रूप में। तो देखो, पहला ऑप्शन अगर देखें तो यही हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है विशेष रूप से। विशेष का मतलब होता है किसी पार्ट में, किसी चीज़ में अलग से कोई चीज़ जोड़ दी जाए, वो पहले से ना मौजूद हो। और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है इसमें मतलब प्रत्याभूत अभिव्यक्ति व्यापक स्वतंत्र, मतलब व्यापक रूप से पहले से मौजूद था। तो ऐसा तो नहीं था, क्योंकि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता मतलब प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी बाद में एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में इसे जोड़ा गया। किस निर्णय में? एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, वो देखते हैं। साकल पेपर बनाम भारत संघ। ये केस था 1962 का। 1962 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रेस या मीडिया की आज़ादी है वो आर्टिकल 19 का 1 का ए के तहत एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित था, तो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये बाद में एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जोड़ा गया, तो इससे सिद्ध होता है कि ये विशेष रूप से बाद में जोड़ा गया, ना कि पहले से मौजूद था। तो हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये सही है नहीं? दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, अर्थात भाग 3 में इसका उल्लेख है। तीसरा कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? हमें नीचे कोट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है? तो देखो, इसमें पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा गलत होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आइए कैसे सही है आगे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है यार राज्यकृत के विरुद्ध है गारंटी है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि राज्यकृत मतलब राज्य द्वारा कोई अगर कार्य ऐसा किया जा रहा है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? इन अधिकारों को लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुँच जाते हो, कहते हो कि हमारे मौलिक अधिकारों का राज्य हनन कर रहा है, तो उनके कार्यों के विरुद्ध हमें अधिकार दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो बिल्कुल सही है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में संविधान में हमें ये मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। और तीसरा कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में कई जगह ये तीनों प्रकार के अधिकारों की बात करता है कि हमारे व्यक्तियों को, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की बात करता है, जैसे उद्देशिका में भी इसका उल्लेख है। और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार जो लिए गए वो एक्चुअली संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए से ही उनके संविधान के प्रेरणा से हमें लिए गए, उनके ही संविधान से लेकर यहाँ पे जोड़े गए। तो यहाँ तो मना कर रहा है, सीधे कह रहा है कि उनके
संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, सेम सेम उसी की भांति यहाँ पे लिया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो पहला ऑप्शन है देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बिल्कुल ये किया जा सकता है, रोका जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तीसरा देखते हैं भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। तो देखो ये भी समाप्त किया जा सकता है। डी कहता है वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये भी समाप्त किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और कैसे होगा आगे देखते हैं। तो देखो यार, पहला और तीसरा और चौथा ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये कहाँ पे? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 का 1 में 1 का ए में सारे दिए गए। 1 का ए, 1 का डी, 1 का बी, इसी तरह आर्टिकल 19 के 1 में सभी दिए गए। देश के किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता, अगर हमारे देश में आपातकाल लगी हुई है तो इसे निलंबित किया जा सकता है। तीसरा कहता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण मतलब आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी 19 देता है, लेकिन ये आपातकाल के समय रोका जा सकता है। तीसरा कहता है व्रत या उपजीविका मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता या भी कोई अपना व्रत या उपजीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये भी ख़त्म की जा सकती है, क्योंकि ये सभी आर्टिकल 19 में आते हैं। और हमारे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को आपातकाल के समय आर्टिकल 358 जो है ये आर्टिकल अधिकार देता है कि राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 19 को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि व्यक्तिगत और स्वतंत्र और जीवन का अधिकार ये हमारे आर्टिकल 21 में आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, जो कि कभी नहीं समाप्त किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मतलब समाज के आधार पर उसे नहीं देखा जाता है, समाज के पक्ष में नहीं देखा जाता है, समाज का वो भला नहीं करता है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? मीसा MISA, मीसा। इसकी फुल फॉर्म होती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कब लाया गया? संसद द्वारा 1971 में लाया गया। ठीक है। दूसरा कहता है एंटी डाउरी एक्ट। एंटी डाउरी एक्ट क्या है? मतलब दहेज निषेध अधिनियम। एंटी डाउरी मीन्स दहेज होता है। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। इसमें क्या है कि दहेज लेने या देने के लिए अगर किसी को उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, उस पर रोक लगाई जाती है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। अगर कोई दहेज की मांग करता है या दहेज देता है या लेता है तो उसके विरोध में है। ठीक है। तो ये तो देखो हमारे सामाजिक अधिनियम के ही अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि समाज में अच्छा ही देता है कि अगर दहेज लेना देना कोई सही बात तो है नहीं, तो उस पर रोक लगाता है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। तो बिल्कुल सही, सिविल मतलब लोगों के, नागरिकों के अधिकार, अगर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई एक्ट है तो सामाजिक अधिनियम हुआ। तीसरा कहता है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। ये भी हमारे सामाजिक हो गए। लेकिन मीसा जो है इसका अगर हम इतिहास देखें, मीसा का जब भी प्रयोग किया गया वो देश हित में नहीं अर्थात लोगों के हित में नहीं था, ये हमेशा अहित में था। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग सबसे पहले हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी जब आपातकालीन लगाई थी आंतरिक अशांति के समय 1975 में, तब क्या हुआ, इसी का प्रयोग करके जितने भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ थे, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो कोई भी राजनेता हों, चाहे जज हों, जो भी, उन सभी को उठा के इनको निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया था इसी मीसा के तहत। तो ये तो समाज के बिल्कुल खिलाफ हुआ, ये तो लोगों का हनन हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल समाज के फेवर में हो ही नहीं सकता। तो इसको ही हम गलत मानेंगे यहाँ पर। इसीलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, जो सामाजिक अधिनियम नहीं है। ठीक है।
आशा है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। तो बिल्कुल गलत है। 301 में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख कहीं हुआ ही नहीं है। दूसरा कह रहा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। बिल्कुल सही, जो कि 300 का में है, एक विधिक अधिकार है, किंतु यह एक मूल अधिकार नहीं है। ये भी बिल्कुल सही। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा हमारा। तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार 44वां संविधान संशोधन 1978, ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ? 78 में हुआ। इसके अंतर्गत स्थापित किया था। तो बिल्कुल सही, ये भी हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो पहला हमारा आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 301 आर्टिकल में क्या कहता है? कहता है कि व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ना कि संपत्ति का अधिकार दिया गया। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा राइट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। आगे देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार एक विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो पहला ऑप्शन विधि के समक्ष समानता। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता। ठीक है। दूसरा कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 19 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में निहित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में निहित है। तो कह रहा है मूल अधिकार कौन कौन से विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखो, विधि के समक्ष समानता, तो ये तो सभी को प्राप्त है। कैसे? क्योंकि भाई अगर विधि अगर कोई बनाई गई है तो ऐसा नहीं कि विदेशी है वहाँ पे तो उसको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मान लिया अगर किसी ने कोई अपराध किया, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत समय पहले जब एक अजबल कसाब नामक आतंकी जब हमारे देश में कई सारे बेगुनाह लोगों को बम से और गोलियों से भूंस दिया था, तो उसमें क्या हुआ? उसको ऐसा तो नहीं कि वो अगर उसने हत्या की है, आतंकवादी है, तो ऐसा नहीं कि उसको, लेकिन वो पाकिस्तानी नागरिक था, तो ऐसा नहीं उसे कोई अधिकार नहीं दिए गए। विधि सभी के लिए समान है। तो उसको भी पहले हाई कोर्ट में गया, वो हाई कोर्ट में लड़ने का अधिकार दिया गया अपने बचाव में। फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गया और जहाँ तक कि फिर वो प्रेसिडेंट के पास भी गया, मतलब प्रेसिडेंट के पास भी उसकी पिटीशन दायर की, लेकिन उसे क्षमादान नहीं मिला। अंत में उसे फांसी दी गई। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि विधि चाहे वो विदेशी हो चाहे नागरिक हो, सभी को समान रूप से देखा जाता है, समान रूप से देख के बनाई जाएगी। तो विधि के समझ समानता सभी को है। तो आर्टिकल 14 तो विदेशी को भी मिला है। ठीक है। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखो यार, आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी सभी को समान रूप से नहीं दी जा सकती। कि कोई कल को विदेशी है कि यहाँ पे किसी भी हमारे इंटरनल मैटर पे कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है। उस पर रिस्ट्रिक्शन अर्थात रोक लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले CA या NRC के विरोध में एक जो बिल आया था CA, उसके विरोध में दिल्ली में बहुत सारे दंगे हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, शाहीन बाग वगैरह। तो वहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली में एक व्यक्ति इटली का वो स्टूडेंट था, यहाँ पे पढ़ने आया था यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो क्या किया, वो एक बैनर लेके खड़ा हो गया दिल्ली में रोड पे। वो वहाँ पे प्रोटेस्टर लोगों के साथ में खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगा। तो वहाँ जब मीडिया ने हाईलाइट किया उसको, तब सरकार एक्शन में उसको क्या किया, उसका वीज़ा रद्द कर दिया, उसे उसके देश भेज दिया। अब क्यों भेज दिया? कि भाई देखो, ये जो हमारे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे CA के खिलाफ, तो यार उनका राइट है प्रोटेस्ट करने का। हमारे अगर कोई कानून बना उनको नहीं भा रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन एक विदेशी आके उसको हर विषय पे बोलने का अधिकार नहीं है। वो यहाँ पे आके अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, उसको कोई, जबकि उसकी कोई लेना देना नहीं है, तो उसको ये अधिकार नहीं दिया गया ना, तो उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये हमारा बिल्कुल विदेशियों को नहीं मिलेगा। तो राइट हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा मूल अधिकार विदेशियों नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा, यही नहीं प्राप्त है। और देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में जो है, ये तो सभी को मिला हुआ है। देखो, जीने का अधिकार सभी को, प्राणों का अधिकार सभी को है।
तो ये किसी से नहीं छीना जा सकता, चाहे देशी हो या विदेशी। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 ये भी सभी को प्राप्त है। तो समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 बिल्कुल सही है, और तो कोई हो नहीं सकता भाई। भाग तीन संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 इसी में तो उल्लेख है हमारे मौलिक अधिकारों को। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है फोर्थ स्टेट मतलब चतुर्थ स्तंभ, इसको चतुर्थ स्तंभ बोल सकते हैं। देखो यार स्क्रीन पे लिखते नहीं बनता है सही से, राइटिंग हमारी उसमें सही बन नहीं पाती है, ठीक है। तो चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, बिल्कुल गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं। रेल, सड़क रेल और हवाई जहाज़ अतिरिक्त यातायात का साधन, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर संविधान की बात हो रही थी, ये सब कहाँ से आ जाएंगे? तीसरा अगर है कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, ये भी गलत हो जाएगा। देखो प्रेस, बिल्कुल सही, दिस इज राइट आंसर। प्रेस चौथा स्तंभ, क्यों? क्योंकि देखो हमारा पहला स्तंभ, दूसरा और तीसरा कौन सा है? चौथा तो प्रेस मान लिया, 3 पहले कौन है? तो हम 3 स्तंभ कौन कौन देखते हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्तंभ बोले गए। पहला ऑप्शन कौन होता है? विधायिका। दूसरा होता है कार्यपालिका। तीसरा होता है न्यायपालिका, और चौथा हमें जो मानते हैं वो प्रेस होती है। प्रेस मतलब मीडिया। तो देखो विधायिका किसे बोलते हैं? विधायिका का काम क्या होता है कि किसी भी विषय पर, किसी भी चीज़ पर विधि बनाना, अर्थात संसद को हम विधायिका कहते हैं। कोई भी विधि बनाने का काम सब यही संसद करती है। और जो कार्यपालिका क्या होती है? विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को संपूर्ण भारत पे लागू करना और उसी के अनुसार देश को संचालित करना, ये कार्यपालिका का काम होता है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका जो होती है हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो न्याय देती है सभी को, वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों को कंट्रोल करती है, अर्थात दोनों के बीच समन्वय स्थापित करती है। और दोनों पे कोई भी, अगर इन दोनों में से कोई ने अगर कोई गलत काम किया है, असंवैधानिक काम करे, तो उस पर रोक लगाती है, उस पर दबाव भी डालती है, उसको लताड़ भी करती। कैसे? जैसे विधायिका ने कोई गलत कानून बना दिया तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर सकती है, उसकी जांच भी कर सकती है। कार्यपालिका ने कोई गलत काम किया तो उसे भी रोक लगाएगी, ठीक है। इसी तरह चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया को माना गया। अब देखो घर में 4 घर हैं, एक घर है, 4 पिलर हैं। अब ऊपर की बिल्डिंग अगर एक पिलर हटा दिया तो क्या रुकेगी? इसी तरह अब सोचो, एज्यूम करो कि हमारे देश से पूरी मीडिया ख़त्म कर दी जाए, मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल, कोई भी समाचार कहीं से प्राप्त ही ना हो, क्या सरकार क्या कर रही, देश में कहाँ क्या हो रहा है, तो कैसे चलेगा देश? अचानक जैसे ठप हो जाएगा सब। तो ऐसा का संभव है? अगर मीडिया को हटा दिया जाए तो चल पाएगा। तो इसी तरह चौथा स्तंभ ये काम करता है। तो चारों स्तंभ जो हैं ये हमें संविधान में इसे माने जाते हैं। हालांकि प्रेस जो है ये संविधान में पहले से नहीं जोड़ा गया, ये बाद में इसे एज्यूम किया गया है कि चौथा स्तंभ हमारी मीडिया है। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 39 नंबर कहता है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो पहला ऑप्शन कहता है भारत के संविधान द्वारा, बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डी, मतलब सभी यहाँ पे हमारे सही आंसर हैं। तो देखो ये बाल श्रम क्या होता है, ये हमारे संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है? भारतीय संविधान द्वारा ये आर्टिकल कहाँ पे है? 24 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि
कारखानों आदि में बालकों के श्रम पर प्रतिबंध लगा है कि मतलब अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। अब कैसे ये कार्य करता है, कैसे माना जाता है कि जैसे कोई कारखाना है, कोई खान कोयले की खान है, कोई कहीं ऐसी खदान है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो जहाँ पे खतरे का काम है, जैसे जहाँ छोटे व्यक्तियों को, छोटे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे 14 वर्ष से कम बालकों को अगर कोई काम कराता है, चाहे वो अभिभावक माता पिता हो या जो ओनर हो उस कंपनी या कारखाने का, उन सभी को सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो ये बड़ा सरल क्वेश्चन है यार। समानता के अधिकार से बिल्कुल गलत है, संपत्ति के अधिकार से बिल्कुल गलत है, धर्म के स्वतंत्रता से बिल्कुल सही, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इसमें नहीं है। देखो 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रसार करने की, उसको अबाध रूप से मानने की और उसको उसके कल्चर या विचारों को अपने अंदर सजोने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है आर्टिकल 25। ठीक है, तो और समानता का अधिकार ये 14 से 18 में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जानते हो 19 में था, लेकिन ये कैंसिल होकर 300 का में जोड़ दिया गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 में हो गया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जो है 29-30 में की गई, 29-30। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब वाक्य मतलब बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में, ये कतई नहीं हटाया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार ये बिल्कुल सही, यही हटाया गया है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता ये बिल्कुल नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले कहाँ था? 19 का 1 का F में, और इसे हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन और भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? लोक नियोजन और अवसर की समानता तो कौन है? देखो आर्टिकल 15 तो है नहीं, आर्टिकल 16 तो इस पर हम विचार कर सकते हैं। आर्टिकल 16 का 3 ये भी विचारणीय है। आर्टिकल 16 का 3, 4, 5 तो देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये कैसे होगा? देखो 16 का एक कहता है, 16 का एक पॉइंट कहता है कि राज्य के किसी भी नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। ठीक है, और 16 का 2 पॉइंट कहता है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास स्थान आदि के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो एक तरह का ये अवसर की समानता ही हुआ, लोक नियोजन हुआ, अवसर की समानता हुई। वो किसी भी धर्म आदि मूल वंश जाति के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। देखो ब्रिटिश नागरिक यहाँ बात की है, ब्रिटिश के अलावा हम कह रहे हैं विदेशी नागरिक, विदेशी, ब्रिटिश भी मान लो, हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं विदेशी, मतलब भारत के अलावा कोई दुनिया का कहीं भी कोई भी देश का नागरिक हो, वह कौन से अधिकार का दावा नहीं कर सकता भारत में? पहला कह रहा है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं मतलब उसमें पूछ रहा नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है विधि के समझ समानता के अधिकार, ये बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि भाई आर्टिकल 14 विधि के समझ वो सभी को समान देखा जाना चाहिए, हमारे संविधान में कहता है। ठीक है, तीसरा कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा के अधिकार, बिल्कुल सही है। देखो जीवन जीने का अधिकार उसे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
सभी को प्राप्त है, तो इस उसकी मांग वो दावा कर सकता है विदेशी नागरिक। धर्म की स्वतंत्रता वो भी मांग कर सकता है, इसको भी हम खारिज नहीं कर सकते। मान लिया कोई विदेशी नागरिक कहीं से अमेरिका से आया, अब वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, क्रिश्चियन धर्म को या भी कोई दूसरे धर्म को, जैन धर्म को। अब यहाँ पे आके वो कुछ भी करे, हम ये नहीं कर सकते कि चर्च में ना जाओ, तुम मंदिर में जाओ। वो अपना चाहे मंदिर में जाए, चाहे चर्च में जाए, चाहे अपने धर्म का पूजा स्थल या फिर कुछ भी करे, चाहे वो कोई उनका त्यौहार हो, सेलिब्रेशन कर सकता है, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि दावा नहीं कर सकता है। तो देखो 44 नंबर कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो देखो आर्टिकल 17 है, ये तो नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 होगा। अब 24 कैसे होगा? 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों का श्रम पर निषेध है। अगर किसी छोटे बच्चे से 14 वर्ष से कम बच्चा है, उसको इतना कार्य करने की उसकी क्षमता नहीं होती है, उसे कारखाने आदि में कहीं भी ज़बरदस्ती काम करा रहे हो, तो उसका शोषण ही एक प्रकार का तो हुआ। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि इसमें छुआछूत पर प्रतिबंध है, निषेध है। छुआछूत मतलब अनटचबिलिटी। ठीक है। 18 क्या कहता है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी उपाधि, एकेडमी संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि किसी को धारण नहीं करेगा। ठीक है, कोई धारण नहीं करेगा। 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर निषेध है, प्रतिबंध है। तो हमारा राइट आंसर 24 ही होगा। इसी में बच्चों के अगर खिलाफ शोषण होता है तो इस 24 ही उसे संरक्षण प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण, अस्पृश्यता में से होता है छुआछूत या अनटचबिलिटी, निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कानून बनाकर, दूसरा कह रहा है शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा है जन जागरण के द्वारा, चौथा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? देखो चौथा तो हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। तो पहला दूसरा सही, इसका मतलब राइट आंसर ए। अभी कैसे होगा देखो, समझते हैं इसको। पहला कह रहा है कानून बनाकर, तो इसको एक उदाहरण देके बताते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक कानून है SC ST एक्ट 1989। ये क्या करता है? ये जो निचले तबके के लोग हैं, जैसे SC ST में आते हैं, अगर उनको कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर उसको टॉर्चर करता है जाति के नाम से या किसी अन्य नाम से, उसे जाति नाम से या उसे नीचता के आधार पर उसे देखता है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो इस एक्ट के तहत उसे सज़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कानून बना है। तो ठीक है, तो कानून तो क्या लोग डरते हैं, इसीलिए छुआछूत या मतलब जाति आदि समाज में इन सब चीज़ों से लोग थोड़ा डरते हैं कि ऐसा कानून बना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सज़ा मिल सकती। तो कानून से थोड़ा वो समाज में डर पैदा होता है लोगों में, तो इससे भी अस्पृश्यता के निवारण में कुछ ना कुछ मदद मिलती है, तो हम कह सकते हैं। दूसरा कहता है शिक्षा की उन्नति द्वारा, तो बिल्कुल सही। अगर लोगों में शिक्षा पे जागरूकता बढ़ेगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो समझ आएगी कि जाति या भेदभाव, ऐसे छुआछूत जैसा कोई वो नहीं होता समाज में, ये सब बिल्कुल गलत धारणा है। तो शिक्षा की उन्नति द्वारा हम अस्पृश्यता के निवारण में कुछ ना कुछ हम योगदान कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है जन जागरण के द्वारा, मतलब समाज में जन में से होता है लोग, मतलब लोगों में जन जागरूकता फैला के कि देखो समाज में सभी लोग बराबर हैं, सभी को एक नज़र से देखा जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अस्पृश्यता के अंत के लिए कुछ ना कुछ इस पर भी योगदान होता है। लेकिन चौथा ऑप्शन कह रहा है कि नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, तो यार ये कैसे हो जाएगा? नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, अगर किसी की मेंटेलिटी ही ख़राब है, मान लिया कोई जनरल का व्यक्ति है, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, एक SC ST कैटेगरी का है, अब कोई नौकरी मान लें, कोई SSC की नौकरी या कोई भी सरकार में कोई नौकरी आई विभाग में, और दोनों में से दोनों लोग सेलेक्ट हुए हैं। अब एक ही ऑफिस में अगर वो काम कर रहे हैं, अगर इस जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के अंदर उस मेंटेलिटी नहीं सुधरी है, वो उसके अंदर जागरूकता ही नहीं है, तो ये इसके साथ
अजीब तरीके का व्यवहार करेगा, उसी तरीका ट्रीट करेगा, उसको गलत बोलेगा, गलत नज़र से देखेगा, उसके उसके ऊपर मतलब गलत कमेंट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वहाँ पर अस्पृश्यता के निवारण के लिए कोई समाधान नहीं निकलता दिख रहा है। तो इसीलिए नौकरियों में प्रवेश दिलाकर कोई इसका समाधान नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा राइट है, चौथा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छे में समझ में आए होंगे। तो आगे के वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।